Hello everyone. So today we will do surface chemistry part 2. फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिफरेंट टर्म सीखे थे, जैसे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन इज फेनोमेना ऑफ accumulation of gas particles on the surface of solid और liquid। जनरली हम सॉलिड सरफेस की बात कर रहे थे इस चैप्टर में, ठीक है। एंड इसके बाद एडजॉर्बेंट क्या होता है, तो जिसके सरफेस पे दिस इज सरफेस ऑफ सम सब्सटेंस, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सरफेस। तो इसके सरफेस पे जब गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से एडजॉर्ब हो जाते हैं, देन जिसके सरफेस में एडजॉर्ब होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्बेट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। एंड हमने ये भी सीखा है कि जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। तो जब एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स सरफेस पे चिपक जाते हैं, एक्मुलेट हो जाते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं, तो उससे देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो एनर्जी रिलीज होती है। और ये भी हमने सीखा है कि जो एडजॉर्प्शन है, इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या होगा इसका, नेगेटिव। हमने लास्ट में सबसे ये सीखा था कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमने ये सीखा था कि सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ता है, एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल कितना स्ट्रांगली जो है वो फोर्स बनाता है विद द एडजॉर्बेंट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी उतना हाई होगा, क्योंकि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन भी हाई होगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सारा डिस्कस किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था कि लेट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट इज m, ठीक है, एंड द मास ऑफ द एडजॉर्बेट इज x। तो याद करो x बाई m को मैंने क्या बोला था, इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। नाउ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो हमारा ये सरफेस है, दिस इज एडजॉर्बेंट, और इसमें जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ कैसा फोर्स बना रहे हैं। तो इस फोर्स के बेस पे बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट ये दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसको फिजिजॉर्प्शन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन
या फिर इसको और बोलते हैं केमी जॉर्प्शन। ओके, सो अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स होता है तब इसे हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट तो इसे बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तब इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इस बेसिस पे कि एडजॉर्बेंट के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको हम फिजिकल और केमिकल में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस सीखना है। देखो, पहले मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। फिजिकल एडजॉर्प्शन, हम लोग इसमें डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि देयर इज अ वीक force of attraction, the weak van der Waal force of attraction between adsorbate and adsorbent, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में फोर्स वीक होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस से एक्सोथर्मिक फेनोमेना या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी भी कम रिलीज होगी, तो इसे किसे बोलेंगे, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्योंकि वीक बॉन्ड बना रहा है। इसकी वैल्यू भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो रफली इसको हम बोलते हैं कि 20 से 40 किलो जूल की हीट इसमें रिलीज होती है जब जो है एडजॉर्बेंट जो है वो एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल चिपकते हैं आकर के, तो फोर्स कम बनता है तो कम हीट रिलीज होती है, 20 to 40 किलो जूल रफली इस रेंज में रिलीज होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसे हम लोग मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन मतलब क्या है कि अगर वंडर वाल फोर्स बन रहा है तो आपको पता है, जैसे मान लो जो ये मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं इसको मैं ए टाइप के मॉलिक्यूल बोल दूँ, ए टाइप मॉलिक्यूल, तो जो इसके आसपास बी मॉलिक्यूल होंगे वो भी तो इससे जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वंडर वाल फोर्स तो सभी के बीच में बन सकता है। तो इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर इस तरीके से बन सकती है, वीक फोर्स की लेयर फॉर्म हो सकती है, इसे बोलते हैं मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, करेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। ये बच्चों जो मैंने यहाँ पे लिखा है लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब इसको एंथैल्पी से डिनोट करते हैं, यानी एंथैल्पी की वैल्यू 20 से 40 किलो जूल होगी, -20 से -40 बोल सकते हो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो माइनस साइन भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, दिखाना ही चाहिए वैसे तो। रिवर्सिबल है क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे चिपक रहे हैं, अब देखो कुछ मॉलिक्यूल आया फिर एक दूसरे में डिस्टर्बेंस हुई तो वो बाहर चला गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, इस तरीके से
ऐसा नहीं कि जितने मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्मुलेट हो गए बस उतने फिक्स हो गए, कुछ मॉलिक्यूल आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब ये प्रोसेस होता रहता है, इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको पता है कि यहाँ पे वीक फोर्स होता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, ठीक है। तो इट इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, ठीक है। एंड इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि कितना एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे कितना एड्जॉर्बेट जो है वो एक्युमुलेट हो रहा है, इसको अगर टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया जाए तो आप देख सकते हो कि जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसका नेचर जो होगा वो इस तरीके दिखा सकते हो कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जाओगे एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज, ठीक है, इस तरह ये घटता जाएगा। इट में अप्रोच टू जीरो, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सारे जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं जो इसके सरफेस में एड्जॉर्ब्ड हैं वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटता है। और एक बात और ध्यान रखना कि नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आपने काइनेटिक्स पढ़ी है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, अपने आप मॉलिक्यूल जाके सरफेस पे चिपक जाते हैं। नो एक्टिवेशन एनर्जी, E फॉर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में भी बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम पढ़ सकते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये सारे क्या पॉइंट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के। नंबर 1, देयर इज ए वीक वन वाल फोर्सेज बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एनर्जी रिलीजेस 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी इस तरीके से वीक वन वाल फोर्स बनते रहते हैं, रिवर्सिबल नेचर का होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटता है। क्यों? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो वीक बॉन्ड है वो टूटने लगेगा। जब वीक बॉन्ड टूटने लगेगा तो डीजॉर्प्शन विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा? डीजॉर्प्शन विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से डीजॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल का हटना। तो टेम्परेचर बढ़ने से डीजॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल जो चिपके हैं यहाँ पे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और एक्टिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। एक और इसमें पॉइंट है 7, मैं यहाँ बता देता हूँ 7 पॉइंट, कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है बच्चों? नॉन स्पेसिफिक का मतलब यही है कि अब मान लो ये सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पर ये N2 गैस के मॉलिक्यूल आके यहाँ पे चिपक रहे हैं, तो फिर यहाँ कोई O2 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये O2 मॉलिक्यूल है, ये N2 मॉलिक्यूल है, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि केवल ये इस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वन डर वाल फोर्स तो किसी के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, यानी कि केवल एक पर्टिकुलर टाइप की गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो हम लोग 8 पॉइंट पढ़ते हैं वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन।
फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले एक पॉइंट सुनो कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, देखो आइसोथर्म का मतलब क्या है, आइसो मीन सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो यानी कि हम कोई कंसेप्ट जो है या कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ने जा रहे हैं। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है जो द प्लॉट या ग्राफ बिटवीन x/m एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो x/m और प्रेशर के बीच में जो प्लॉट होता है, ग्राफ होता है, दैट इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, सो ये आप समझ गए होंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे, अ प्लॉट बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये क्या आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, the plot between extent of adsorption and pressure at constant temperature is called adsorption isotherm। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए घटना चाहिए। तो प्रेशर बढ़ाने से ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। ओके, चलो अब इस बात को, ये जो आइसोथर्म है बिटवीन x/m वर्सेस प्रेशर को स्टडी किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेनलिच। दिस इज यू, फ्रेनलिच। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, सो इन्होंने स्टडी किया बिटवीन x/m एंड p, करेक्ट। एंड अभी हमने सीखा कि प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो एक इक्वेशन डेवलप किया इन्होंने, वो इक्वेशन क्या थी, x/m, इसको डायरेक्ट लिखना बच्चों, x/m। अब आपको पता है कि प्रेशर बढ़ने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, यानी कि x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x/m के p की पावर 1/n, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, x/m के p की पावर 1/n। ठीक है, सो फ्रेनलिच हैज गिवन इक्वेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर लाइक दिस, x/m के p की पावर 1/n। अब यहाँ पर x/m अंडरस्टूड है, इट इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, p इज द प्रेशर, k इज सम कांस्टेंट एंड 1/n को कैसे देखना है हमें, सो दिस 1/n वैल्यू जनरली वेरीज करती है फ्रॉम 0 to 1, इस तरीके से।
करेक्ट। अब इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाया जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन किया द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। तो यहाँ पर x/m और प्रेशर में ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। अब ये सरफेस है, अगर आप ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस के पास भेजोगे तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, और जब ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। गैसियस एक्सर्ट प्रेशर, तो ज़्यादा गैस के पार्टिकल होंगे सरफेस के पास तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, और ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा प्रेशर भी होगा। या इसका ऐसे बोल सकते हो कि जब ज़्यादा प्रेशर होगा। अब प्रेशर ज़्यादा कब हो सकता है, अगर गैस के मॉलिक्यूल ना हो तो क्या प्रेशर होगा क्या, यानी कि सीधी बात है कि गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे सरफेस के आसपास तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्प्शन क्या होना है, बढ़ना है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो इस नेचर का ऐसे आता है, बहुत ही जनरल ग्राफ में बता रहा हूँ इस तरीके से। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप क्या देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है ना वो फ्लैट हो जाता है, मतलब कि ये तो जिस पॉइंट पर फर्दर एडजॉर्प्शन रुक जाए, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर भी एडजॉर्प्शन ना हो जिस पॉइंट पर, तो उसे बोलते हैं सैचुरेट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेट प्रेशर। क्या मतलब इसका कि अगर मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं, अब इसमें कोई स्पेस नहीं ना, अब स्पेस नहीं है तब भी आप गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं अपने एडजॉर्प्शन का, तो जब ये सरफेस ही वैकेंट नहीं है तो कैसे एडजॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं। तो यानी कि एक टाइम जब कि सरफेस पूरी तरीके से कवर्ड हो चुका होगा तब उसके बाद प्रेशर बढ़ाने से भी एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। तो उस प्रेशर को बोलते हैं उस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेट प्रेशर, तब जब फर्दर प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन ना बढ़े। ओके। अब इस पे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्पी में कुछ पॉइंट देखो कि जो x/m इक्वल टू Kp⁴ दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर। और इस पर एक ग्राफ और बना सकते हैं हम लोग कि इसमें मैं अगर लॉग ले लूँ सो log x/m इक्वल टू log k प्लस और log m प्लस log n, एन 1/n पहले आ जाएगा, log m प्लस log n और n की पावर 1/n है तो 1/n log p। इतना आपने लर्न किया होगा, तो इसमें मैंने log ले लिया और यहाँ पर मैं log x/m और log p के बीच में अगर ग्राफ खींचूं तो क्या होगा कि ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा और इस तरीके से ग्राफ आएगा एंड द 1/n विल बी स्लोप, दिस विल बी इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एट हाई प्रेशर आप क्या देखते हो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था बिटवीन x/m एंड p, तो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह से फ्लैट हो गया। यानी कि एट हाई प्रेशर पर जो x/m है, जब प्रेशर यहाँ पे हाई कर दिया है यानी कि सैचुरेट प्रेशर हो गया, इसके बाद प्रेशर बढ़ाने से भी एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। यानी कि हाई प्रेशर पे, ये हाई प्रेशर है आपका यहाँ पर, है ना। एट हाई प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन फिर भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सरफेस पूरी तरीके से कवर्ड हो चुका है। तो एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन फर्दर विल नॉट इंक्रीज।
तो दूसरी कंडीशन हो गई कि एट हाई प्रेशर पे जो x बाई एम होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि x बाई एम इक्वल टू के। तो ये अब प्रेशर पर इंडिपेंडेंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे आप क्या देखते हो, लो प्रेशर पे यानी कि जब प्रेशर कम है तो प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, यानी कि लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब प्रेशर लो रहेगा तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x बाई एम के पी की पावर 1 बाई एम, के पी की पावर 1। करेक्ट। तो ये पॉइंट अंडरस्टूड है। फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन, फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, एंड द रिलेशन इज गिवन बाई x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन, वेयर 1 बाई एन वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ओके, आप इसमें देख सकते हो कि अभी आपने इक्वेशन लिखी x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन। तो अगर n की वैल्यू 0 होगी तो p की पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इसकी लिमिटेशंस क्या है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। पहली बात तो ये कि केमिकल एड्जॉर्प्शन को पर ये कंसेप्ट नहीं काम करता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, मल्टी लेयर एड्जॉर्प्शन के लिए फेल हो जाता है। ठीक है, उस पर ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब एक क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसा प्लॉट बनाऊं x बाई एम बिटवीन p 1 2 3, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है और ये टेम्परेचर T3 पे प्लॉट है। तो आपको बताना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो आपको पता है कि x बाई एम सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे है, T3 पे है, राइट, और सबसे कम किस में है x बाई एम, T1 पे। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन घटता है, तो जहाँ पर एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो क्या होगा, T1 T2 एंड T3, ये हो गया। ठीक है, सो लो टेम्परेचर, यू नो लो टेम्परेचर हाई एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन को कौन मेजर करता है, x बाई एम। करेक्ट। चलो अब हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, नंबर 1 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट, ठीक है, एंड इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड।
ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि इन केमिकल एडजॉर्प्शन या केमी एडजॉर्प्शन बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो दूसरा पॉइंट उसमें क्या बताया था मैंने फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसमें दूसरा पॉइंट क्या था लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है पर मोल वो काफ़ी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने उस पर वैल्यू बताई थी कि 20 से 40 किलो जूल, तो इसकी वैल्यू है जो वो आप 20 से मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं आपको कि 20 नहीं 80 टू 240 किलो जूल तक ये जा सकती है या मोर देन दिस। ये रफ ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको 80 से 40 किलो जूल पर मोल, यानी कि जब एक मोल मॉलिक्यूल जाके बॉन्ड बना लेंगे सरफेस पे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था उसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है, और यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बन गया, एक मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बना दिया तो बस बॉन्ड बन गया, यानी कि ये क्या होता है आपका मोनोलेयर एडजॉर्प्शन। मोनोलेयर एडजॉर्प्शन, सो मोनोलेयर एडजॉर्प्शन मतलब क्या है कि ये आपका सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो इस सरफेस पे H2 गैस ने बॉन्ड बना लिया, तो H2 गैस ने आकर बॉन्ड बना लिया, तो अगर इस सरफेस का नेचर है कि वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है तो फिर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, यानी कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर एडजॉर्ब हो सकते हैं, यानी एक ही लेयर बन सकती है यहाँ पर, और इसी एक ही लेयर बनने की वजह से ये जो एडजॉर्प्शन होता है ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोर्थ, ये एडजॉर्प्शन क्या होता है स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब आप समझ चुके होंगे, स्पेसिफिक मतलब ये है कि ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद एडजॉर्बेंट, और जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो कोई भी गैस होगी सरफेस के पास वो जाके वहाँ पर चिपक जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो सरफेस है वो इस बात को नहीं पहचान रहा है कि हमें O2 गैस को एडजॉर्ब करना है या N2 गैस को, जो भी इसके नियर बाई है वो सभी गैसेज यहाँ पे एडजॉर्ब हो जा रही है, दैट इज़ अ मल्टी लेयर एडजॉर्ब, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक, और ये क्या है स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है वो गैसेज एडजॉर्ब होती हैं, और आपने ये पढ़ा भी है कि अगर अब देखो निकल के सरफेस में मेनली कौन सी गैस एडजॉर्ब होती है H2 गैस। हाइड्रोजनेशन में आप क्या देखते हो, आप ये पढ़ते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कि निकल के सरफेस में H2 गैस एडजॉर्ब होती है, करेक्ट, तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। हाइड्रोजनेशन में निकल ही लेते हो ना आप, या तो निकल लेते हो या प्लेटिनम लेते हो, तो ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, ये अपने सरफेस में H2 को एडजॉर्ब करते हैं इफेक्टिवली, तो ये स्पेसिफिक हो गया। इससे कैटलिस्ट होते हैं स्पेसिफिक, एंजाइम आपने सुना है स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन देते हैं, तो स्पेसिफिक वर्ड का ये मतलब होता है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपने सीखा था कि वो रिवर्सिबल होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इसमें इतना कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है प्रेशर का, एंड इम्पॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब इसको समझने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड। देखो ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और आपको पता है केमिकल बॉन्ड जो होता है उसको फॉर्म होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बोलते हो आप लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि पहले हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, या पहले क्या कह सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, या एब्जॉर्ब करते हैं सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करके सर एड्जॉर्बेंट से कोलाइड करके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं, और फिर एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने के बाद जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं, इस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब जाके वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन पहले तो बढ़ता है और फिर बाद में घट जाता है। क्यों? अब जैसे मान लो कि ये सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन का। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बना होगा? ये H ने सरफेस से बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बन चुका है, कैसे बना होगा बॉन्ड? कि पहले इसने इससे कोलाइड किया, एक्टिवेशन एनर्जी गेन किया, और फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी इनको मिल गई, और फिर बॉन्ड बन गया। इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो बॉन्ड बना है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो ये बढ़ता है, उसके बाद घट जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीजेस x बाई एम, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट increases then decreases on increasing temperature. Okay, on increasing temperature. समझ आ गया आप लोगों को ये? अगर फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, फिजिकल में क्या सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, केमिकल में क्या होता है? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। फिजिकल में नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे डिफरेंट टाइप की गैसेज एब्जॉर्ब जाती हैं, इसलिए वो नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ पे वन टाइप ऑफ गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, वन टाइप गैस एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, NH3, ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था। NH3 CO2 और H2 में इनको चारकोल में एब्जॉर्ब कराना है, तो बताना है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, या फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा पर ग्राम चारकोल। ठीक है, पर ग्राम चारकोल इसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो NH3 ज़्यादा होता है, या फिर NH3 मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है, और इजीली लिक्विफाई होने की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है विद द एड्जॉर्बेंट। तो पर ग्राम चारकोल रेट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होगा या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा वो सबसे ज़्यादा NH3 का, फिर CO2 का, और फिर H2 गैस का। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 गैस, हीलियम गैस एंड
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड CO2 गैस। इसमें से कौन सी गैस जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होगी, मैक्सिमम एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होगी बाय एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। विच गैस will absorb in maximum extent with activated charcoal। अब ये सारी जो गैसेस हैं ये वन डर वाल फोर्स बनाती हैं एडजॉर्बेंट के साथ। तो जिस गैस का आपको पता है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा जनरली उसका वन डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन रही हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, तो CO2 गैस जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में एडजॉर्ब होगी, ठीक है। क्वेश्चन 3, अगर मैं log x/m वर्सेस log p प्लॉट करूं तो इसका स्लोप क्या होगा? याद करो क्या है, अभी भी बताया मैंने, स्लोप क्या होगा इसका 1/n। तो आंसर मैंने यही बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूं कि SOR सॉर्प्शन क्या होता है? तो जब किसी सरफेस पे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो इस फिनोमेना का नाम होता है सॉर्प्शन, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस तरह हो सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। व्हाट इज application of adsorption? What is application of adsorption? एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या है? आप समझते हो कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस पे गैसेस एडजॉर्ब होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपके रूम में डिफरेंट गैसेस हैं और उसको कंसंट्रेशन गैसेस के कम करना है तो कोई ऐसा सरफेस रख दो जो गैसेस को एब्जॉर्ब करता हो। जैसे चारकोल रख दिया तो चारकोल क्या करता है कि सराउंडिंग की गैसेस को जनरली अपने सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो मेन पर्पज है एब्जॉर्प्शन का वो नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। समझ गए होगी इस बात को? प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम यानी कि अगर रूम में गैसेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप एडजॉर्बेंट रख दो तो ये सारी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और वैक्यूम यानी कि गैस सारी खत्म हो जाएंगी, इवैक्यूएटेड हो जाएगा पूरी तरह रूम, जीरो प्रेशर, नो गैस जीरो नो प्रेशर, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एडजॉर्बेंट यूज करते हैं दैट इज चारकोल। ये मल्टीपल गैसेस को एडजॉर्ब करने के लिए एक्टिवेट चारकोल को तैयार करते हैं जिससे कि वो हाई वैक्यूम को क्रिएट कर सके। समझ आ गया पॉइंट? दूसरा है टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी, टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। इसके लिए 2 एडजॉर्बेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सिलिका जेल एंड
नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जेल या एल्यूमिना, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जेल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर। सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से रिमूव ह्यूमिडिटी, इस तरीके से ह्यूमिडिटी को रिमूव करते हैं। एक एप्लीकेशन आपने देखा है, अब आज से बेटर टाइम क्या हो सकता है इस एप्लीकेशन समझने के लिए, गैस मास्क। ठीक है, सो आपको पता है कि गैस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो पोल्यूटेड गैसेस को एब्जॉर्ब करता है और O2 को नहीं करता है, जिससे कि हम ब्रीथ कर पाते हैं। तो यही एप्लीकेशन हो गया। हमें पोल्यूशन से बचाने के लिए हम लोग गैस मास्क यूज करते हैं क्योंकि ये पोल्यूटेड गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, कुछ आपने यू हैव हर्ड द नेम ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट नेम है निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये क्या करते हैं, दे आर वेरी गुड हाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट। और इसमें क्या बनता है अपने इथीन। तो याद करो, वनस्पति घी बनाने के लिए आप निकल को यूज करते हो। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, किसी कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस तब बोला जाता है जब कैटलिस्ट की फेज और रिएक्टेंट की फेज क्या हो, अलग हो। अब ये देखो गैस है, ये सॉलिड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, निकल को हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो जर्म्स को एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरीके से बहुत सारे हम पॉइंट बना सकते हैं। एक आगे पॉइंट सीखोगे कि एक कंसेप्ट पढ़ोगे जिसका नाम है, एक प्रोसेस पढ़ोगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आप शायद आपने इसको 10th में सुना हो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होते हैं, सल्फाइड ओर आप समझते हो ना, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड और कॉल्ड ओर। ठीक है, तो जो सल्फाइड ओर होते हैं जैसे कि कॉपर ग्लांस हो गया, Cu2S, Ag2S, ये सल्फाइड ओर हैं। तो सल्फाइड ओर से इम्प्योरिटी हटाने के लिए इस ओर को एक फ्लोटेशन सेल है जिसमें वाटर है और ओर के साथ इसमें कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम होता है पाइन ऑयल। ठीक है, तो जब ओर को पाइन ऑयल के साथ ले करके, ओर एंड पाइन ऑयल ले करके इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं और इसको शेक करते हैं तो ऊपर फ्रॉथ बनता है, फ्रॉथ। और इसी फ्रॉथ में ये सल्फाइड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है। दिस इज इम्प्योरिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ है। मैंने क्या बोला कि एक्वस है, वाटर है, इसमें हम लोग सल्फाइड और प्लस पाइन ऑयल को ले करके इसमें जब डालते हैं और इसको शेक करते हैं तो फ्रॉथ बनता है और इस फ्रॉथ में क्या होता है, Cu2S, और इसकी जितनी भी इम्प्योरिटी होती हैं वो नीचे जाकर बैठ जाती है। तो फ्रॉथ इट्स एब्जॉर्ब इन द कॉपर सल्फाइड एब्जॉर्ब इन द फ्रॉथ। ऐसा ये काम करने के लिए पाइन ऑयल हेल्प करता है जो कि फ्रॉथ बनाने के काम आता है।
तो ये फ्रॉथ में एडजॉर्ब होते हैं, यानी कि कॉपर सल्फाइड ऊपर फ्रॉथ में होता है और जितना इम्प्योरिटी होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये अगले चैप्टर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें आएगा। ये मैं बता रहा हूँ बस एप्लीकेशन में, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है कि जब सल्फाइड ओर से उसकी इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से इम्प्योरिटी को दूर करने को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस।